गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। निश्चित समाकलन पढ़ने से पहले कुछ हम लोग गुणधर्म और उसके निश्चित समाकलन के बारे में जान लेते हैं कि निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। ये देखते हैं तो समाकलन आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। समाकलन का रूप क्या होता है? समाकलन के a to b f of x dx के रूप को निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं जहां ए बी क्रमशः निश्चित समाकलन की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा कहलाती है। समाकलन का मान योग की सीमा द्वारा ज्ञात किया जाता है। अथवा फलन f(x) का प्रति अवकलज f(x) है तो निश्चित समाकलन का मान f(x) के मानों के अंतर f(b) माइनस f(a) के बराबर होती है। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) है। f(x) का प्रति अवकलज कैपिटल f(x) है तो f(x)
ए टू बी, ठीक है। फिर इनका अंतर के बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर। इस विधि से हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको क्या पढ़ते हैं अब, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं यह ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ए से बी में ए से बी में एफ एक्स का समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ए से बी में एफ एक्स का समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है। अब समाकलन गणित का आधारभूत सिद्धांत। जितनी सवालें लगती है इसी सिद्धांत पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए, माना यफ एक समवृत्त अंतराल ए बी में सतत फलन है, और एफ का प्रति अवकलज यफ है। यफ का प्रति अवकलज यफ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू बी। अभी अंतर कर लेते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी कैपिटल कर लीजिए, एफ बी माइनस एफ ए। इसी को हम लोग समाकलन गणित का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत पर हम निश्चित समाकलन के सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले कुछ निश्चित समाकलन के गुणधर्म हैं। निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने में गुणधर्म सहायक होते हैं।
ठीक है। तो हम लोग दो चीज, समाकलन गणित का आधारभूत सिद्धांत ये याद रखना है और निश्चित समाकलन के गुणधर्म, इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने में ये हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो समाकलन गणित आधारभूत सिद्धांत क्या है? यफ एक, अगर मान लीजिए माना यफ एक समवृत्त अंतराल AB में एक सतत फलन है और यफ का प्रति अवकलज यफ है, तो इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? A to B f of x dx। जब इसका समाकलन करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि d dx ऑफ log x इजिकल टू क्या होता है? 1/x। अगर हम इसका अवकलज ये हो गया, ठीक है, तो इस अगर 1/x के विपरीत क्रिया को हम लोग समाकलन कहते हैं, तो अगर इसका हम लोग समाकलन ज्ञात कर लें 1/x dx, तो क्या हो जाता है? हमको मिल जाता है log x। ठीक है। तो अगर कोई फलन f है और उसका प्रति अवकलज f है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, यानी प्रति अवकलज का समाकलन करने पे फलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखकर उसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है। अब कुछ निश्चित समाकलन में या निश्चित समाकलन के मान को ज्ञात करने के लिए कुछ गुणधर्म बताए गए हैं जिनका हम लोग उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने में गुणधर्म सहायक होते हैं। अब हम लोग उन गुणधर्मों को जानेंगे कि वो गुणधर्म है क्या। ठीक है। तो पहले आप उतार लीजिए इसको। तो पहला गुणधर्म है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equal to a to b f t dt। ठीक है। अर्थात यह दर्शाता है कि चर में परिवर्तित करने पर निश्चित समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f t dt, है ना। चर राशि x को हमने क्या कर दिया? t में परिवर्तित कर दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यानी यह दर्शाता है कि चर में परिवर्तित करने पर निश्चित समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। या निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है। ठीक है। दूसरा, a to b f of x dx इज इक्वल टू, अगर इसके सीमाओं को चेंज कर दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे -b to a f of x
dx। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि निश्चित समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा गुणधर्म है a to b f of x dx, और एक बिंदु a से b में कोई a से b के बीच में कोई एक तीसरा बिंदु है, तो a to c f of x dx प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, जहाँ a लेस देन सी लेस देन बी। इसी का विशेष रूप अगर देखते हैं यदि मान लीजिए कि C1 लेस देन C2 लेस देन C3 एस ओ एस Cn है, या ए लिख लीजिए a लेस देन C1 लेस देन B, तो a to b f of x dx इज इक्वल टू a to C1 f x dx प्लस C1 C2 f of x dx प्लस C2 C3 f of x dx एस ओ एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Cn b f of x dx। ठीक है, चौथा विशेष है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो विशेष सभी सवालों में लगभग सभी सवालों में यूज होता है। a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, अब इसका विशेष केस है यदि 0 to a है f of x dx, तो अगर इसमें इसी से निकालते हैं तो क्या होगा, 0 to a f of 0 प्लस a माइनस x dx इजकल टू 0 to a f of a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग सवालों में यूज होता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। पांचवा गुणधर्म देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x
dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x। तो छठवां गुणधर्म देखते हैं। छठवां है 0 to 2a f of x dx is equal to, इसके दो रूप होंगे। पहला 0 to a f of x dx, ठीक है। अगर इस रूप में है तो इसको इस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कब, जब f ऑफ 2a माइनस x रखने पर इसका मान f ऑफ x के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर फलन में 2a माइनस x रखने पे f ऑफ x के बराबर आ जाए, यानी f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो इसको हम इतना लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता है, अगर मान लीजिए ये इवन फलन है ना, इवन फंक्शन है, यानी सम फलन है, तो इतना हम लिखकर हल करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए सम फलन नहीं आया, ठीक है, जैसे, तो उसका मान सम ना आकर विषम आया तो उसका मान 0 आएगा। यदि f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, यानी ऑड फलन, यानी विषम फलन प्राप्त हो जाए, ये विषम फलन प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये, इसका मान डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी का एक विशेष रूप देख लीजिए। इसी का विशेष रूप, जब 0 to a 0 to a f ऑफ x dx है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो रूपों में लिख सकते हैं। पहला 0 to a बाई 2 f ऑफ x dx, इतना करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, यदि x के स्थान पे a माइनस x रखने पर अगर f ऑफ x आ जाता है, यानी x के स्थान पे a माइनस x रखने पर अगर f ऑफ x के बराबर आ जाता है, मतलब कि इवन फलन आ जाता है। क्या हो जाता है, यानी सम फलन आ जाता है, तो हम इतना करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यदि मान लीजिए कि f ऑफ x a माइनस x रखने पर इतना न आकर माइनस f ऑफ x आता है, यानी ऑड फलन आ जाता है, विषम फलन, तो इसका मान डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब एक सातवां है, यदि ये भी इंपॉर्टेंट है, माइनस a टू a f ऑफ x dx, तो इसको भी दो रूप में कर सकते हैं। पहला 0 to a f ऑफ x dx, इसको हम इतना लिख सकते हैं, यदि कब, जब f ऑफ माइनस x के स्थान पे माइनस x रखने पर f ऑफ x आ जाता है, यानी कि इवन फलन आ जाता है, सम फलन, तो इतना करके हम इसको इस रूप में लिखकर हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि
एफ ऑफ माइनस ए, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखने पर ही एफ ऑफ एक्स न आकर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, यानी कि ऑड फलन आता है, विषम। तो इसका मान डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके गुणधर्म हो गए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। निश्चित समाकलन के आधारभूत सिद्धांत और गुणधर्म पढ़े। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व में देखिए आपका दिया है इंटीग्रेशन ऑफ निम्न सीमा 1 और उच्च सीमा 2, फलन है एक्स स्क्वायर dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, यानी 1 से 2 में एक्स स्क्वायर का समाकलन, निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि ये देखिए बीजगणितीय फलन है। किस प्रकार का फलन है, बीजगणितीय फलन है। तो बीजगणितीय फलन में इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का वैल्यू कितना होता है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चूंकि यहाँ पर निश्चित समाकलन में c का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका x पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3 बाई 3 1 2। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बाहर ले सकते हैं। तो 1 बाई 3 x पावर 3 1 2। अब इसको विस्तार कर दीजिए, एफ बी माइनस, चूंकि फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x a टू b। इसका मान निकालते हैं तो क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, तो इसको लिखिए 1 बाई 3 2 पावर 3 माइनस 1 पावर 3। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1 बाई 3, 2 के पावर 3 है तो ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 1, यानी 1 बाई 3 इंटू 7, यानी 7 बाई 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स dx। ठीक है, तो सूत्र याद होना जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अचर राशि को यहाँ नहीं लेते,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 to π/4। ठीक है, अब सूत्र को लगा दीजिए, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर ले लीजिए, तो कॉस एक्स 0 to π/4। अब एफ बी माइनस एफ ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस π/4 माइनस कॉस 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस π/4 यानी कॉस 45 अंश π/4 का मान यानी कॉस 45 होता है, कॉस 45 का मान डायरेक्ट रख सकते हैं या इस रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं, माइनस कॉस 0 अंश। ठीक है, अब कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, इसको कोष्टक तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x dx। एक नंबर में या 2 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, का मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x dx। ठीक है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं किया जा सकता, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस x, है ना, चूंकि सूत्र होता है sin 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका यूज यहाँ कर दिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, ये रूट को हमको हटाना है, तो अगर इसका स्क्वायर बना सकते हैं तो रूट को हटा सकते हैं। तो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, थीटा को हम x लिख सकते हैं। तो इसका यूज कर देते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ √sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू कॉस x dx रहेगा, dx लगा लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा इस रूप में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको इस रूप में लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस कॉस x dx। अब इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। तो अब ये देखिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग कॉस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, अच्छा सॉरी, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है, ये हमने छोड़ दिया है। 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 लिमिट लेते चलेंगे। 0 पाई बाई 4, 0 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन इसका हो गया माइनस कॉस एक्स और इसका कॉस एक्स का साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको 0 टू पाई बाई 4, अब ये दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहां से मान पुट कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 पाई बाई 4, तो पहले अपर लिमिट कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 प्लस साइन 0 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, साइन का भी 1/√2, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। इसको हल करेंगे तो माइनस हर बराबर है तो 2/√2 माइनस ये यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके, तो इसको √2 लिख सकते हैं। √2 ये हो जाएगा -1, माइनस कोष्टक तोड़ दीजिए तो -√2 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 माइनस √2, 1 माइनस √2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 3 का, अगर इसी क्वेश्चन को मान ये इस तरह पूछ दे और दे दे यदि 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4 है, ठीक है, तब इसका मान क्या होगा। तो देख लीजिए, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 √1 माइनस साइन 2x, ठीक है। हम लोग हल वैसे ही करेंगे, चूंकि हल कर लीजिए पहले। 0 पाई बाई 4 √1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसे अगले पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने साइन एक्स के फॉर्म में बनाया है, तो चूंकि यहां दिया है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4, तो कॉस एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब 0 टू पाई बाई 4 √ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब ये होगा, रूट हट जाएगा तो 0 पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx।
ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 to π/4 cos x dx माइनस 0 to π/4 sin x dx। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। पूरे का लिमिट लगा लीजिए 0 to π/4, ठीक है। अब एफ बी माइनस एफ बे का मान रख के हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस एफ ए हो गया, एफ बी हो गया माइनस एफ ए यानी साइन 0 प्लस कॉस 0, ये एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका मान 1/√2 होता है, कॉस π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो गया 2/√2 माइनस 0 में 1 जोड़े 1 आ गया। अब इसको हल करेंगे, कोष्टक तोड़ दीजिए तो 2/√2 माइनस 1, ये हो गया। अब इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट जाएगा -1, तो आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। यदि 0 लेस देन x लेस देन π/4 है तो cos x ग्रेटर देन sin x होगा, तो ये आंसर ये आएगा, ठीक है। अब बाकी नॉर्मली आप जैसे करेंगे तो पिछले वाले आप सवाल में देखा। अगला सवाल चौथा है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e power x square dx is equal to e minus 1/2। यह क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e power x square dx is equal to e minus 1/2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। दिया है आपका 0 to 1 x e power x square dx, ठीक है। अब ये किसी भी फार्मूले में नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते, जैसे x स्क्वायर का अवकल गुणांक इसमें मौजूद है, तो x स्क्वायर मान लेते हैं, माना x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसका डी डी एक्स करिए तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इधर करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब तिर्यक गुणा करके dx का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, dt बाई 2x, ये हो जाएगा। जब आपने x स्क्वायर बराबर t माना है तो ये लिमिट, चूंकि चर राशि को हम परिवर्तित कर रहे हैं, चर राशि को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे तो ये देखिए, लिमिट कैसे चेंज करेंगे,
जब x इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स के स्थान पे 0 रख दीजिए तो 0 इज इक्वल टू टी, यानी लोअर लिमिट कितना आ गया, t इज इक्वल टू टी का भी 0 आ गया। जब x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो t का वैल्यू भी कितना आ गया, 1। अब जो हमारा प्रॉब्लम होगा अगला होगा 0, लोअर लिमिट 0 to 1 ही हुआ, और x इंटू एक्स स्क्वायर को हमने t माना है तो e पावर t हो गया, ठीक है। अभी dx हुआ, ठीक है। अब जब तक x और dx नहीं हटेगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो dx की वैल्यू कितनी आई है हमारी, dx इज इक्वल टू dt बाई 2x, इसको रख दीजिए तो 0 to 1 x e पावर t इंटू dt बाई 2 x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0 to 1 e पावर t dt बाई 2, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e पावर t dt, e पावर t का e पावर t होता है तो 1 बाई 2 e पावर t 0 to 1, ठीक है। अब आधारभूत सिद्धांत से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 e पावर 1 माइनस e पावर 0, ये हो जाएगा। तो e पावर 1 का मतलब 1 बाई e पावर 1 का मतलब e, और e पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। चूंकि लिख लीजिए e पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो रख दिया हमने। अब इसको हल कर दीजिए तो e माइनस 1 बाई, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार हम सवाल हल कर सकते हैं आसानी से, तो कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया है 1 to √3 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x 1 to √3, अब वैल्यू रख दीजिए एफ बी माइनस, चूँकि a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x a to b, इसका मान कितना होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस वाले फार्मूला को यूज कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चूंकि ये कितने का वैल्यू होता है, 60 का, 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे, चूंकि tan 60 इज इक्वल टू √3, या इसको tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3, ठीक है। और 1 tan 45 का मान होता है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो tan
पाई बाई 4 इजकल टू 1। तो इसको √3 के स्थान पे इतना पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 पुट कर दिया। अब चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।